नीति जी, आप अपना कैमरा ठीक कर लीजिए, चेहरा कट रहा है आपका। सभी को इस श्रृंखला में, संस्कृतांतर वीक्षा के इस श्रृंखला में सादर वंदन। अब एक मंगलाचरण के द्वारा ही हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। ओ अथ श्री संकष्टनाशन गणेश स्तोत्रम् प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरेत् नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपति स्तोत्रम् षड्भिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनं नाम गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ओम बहुत बहुत नमो नमः। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यह कार्यक्रम जब से प्रारंभ हुआ है तब से आज निरंतर यह अबाध गति से चलता रहा है। कार्यक्रम 15 सितंबर 2000 से जो प्रारंभ हुआ, यह 2020 से, वह अद्यतन निरंतर यह चल रहा है। इसकी जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुए हैं, जितने भी इसके संस्कृतांतर वीक्षा हुई है, वह समस्त ये वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप सभी देख पाएंगे। अद्यतन जितना भी हुआ है, यहाँ पर परिचय, यहाँ पर यूट्यूब और संबद्ध जो तस्वीर है, इस तरह करके इसका परिचयात्मक जो है, ये मुख्य पृष्ठ पर टीम का परिचय संग्रह नाम से यहाँ पर जो कलेक्शन है ये दिया गया है। यह जो कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य यह रखा गया था, जो कि संस्कृत जगत के लिए जो भी काम कर रहे हैं या भारतीय संस्कृति को लेकर के जो भी काम कर रहे हैं, ऐसे युवाओं को आगे लाया जाए और उन्हें जो भी सहयोग हो सकता है वह सहयोग उनको दिया जाए, या अगर वह समर्थ है हमारे साथ कार्य करने में तो उनको साथ में लेकर के काम किया जाए।
ताकि संस्कृत का प्रचार प्रसार हो, जन सामान्य तक पहुंच सके और अलग अलग जो उनके शोध कार्य है वह जन सामान्य तक पहुंचे, लोग उसका लाभ ले सकें। इसीलिए संस्कृत क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं उनके लिए विशेष रूप से, जो संस्कृत क्षेत्र के नहीं है वैसे भी युवाओं को यहाँ पर बुलाया जाता है। युवा का अभिप्राय यहाँ पर है जो ज्ञान वृद्ध युवा है उनके लिए। तो यह प्रारंभ हुआ था और उस समय से हमारे मार्गदर्शक के रूप में विद्यमान रहे हैं आचार्य सुमन के.एस. महोदय, जो आज संयोग से हमारे समक्ष आज भी यहाँ हैं। अभी तुरंत सूचना उनको दी गई और लेकिन तत्काल वो जुड़े हैं। इनका इतना स्नेह रहता है हम लोगों के प्रति। यह प्रारंभ जो हुआ था प्रोफेसर माधव देश पांडे महोदय का साक्षात्कार हुआ, उसी तरह अन्य जितने भी साक्षात्कार हुए एक क्रम से यहाँ पर दिया गया था और फिर द्वितीय श्रृंखला में फिर अब प्रारंभ हुआ है, जिसका कमान संभाल रही है यहाँ पर डॉक्टर दीपिका दीक्षित महोदया है। मार्गदर्शन निरंतर इनका कर रही हैं, सरिता जी हैं यहाँ पर। इस तरह एक पूरा टीम है जो अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अधिक समय न लेते हुए जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं सभी का हम स्वागत करते हैं एक तंत्रेण। और इस कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य है उस मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो भी आज जिज्ञासा होगी वह यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। और इसका परिचय अभी जो अतिथि जो आज के हैं उनका परिचय अभी दीपिका जी देंगी ही। यहाँ पर हमारे समक्ष समुपस्थित हैं, इनको आद्य मार्गदर्शक हम लोग कह सकते हैं। तो इनका आशीर्वचन के बिना हमारा कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सकता है। और वर्तमान में आप त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ओएसडी के चार्ज में हैं और अग्रज के रूप में तो आप निरंतर हैं ही, लेकिन प्रशासनिक कार्य में भी आप व्यस्त रहते हैं। फिर भी आप अभी भी मैं लग रहा है कि कहीं पर आप उसी संदर्भ में है, लेकिन फिर भी 2 मिनट आपका आशीर्वचन हम लोगों को मिले, यह हमारे लिए सौभाग्य होगा। प्रणाम। हरे नमः। नमो नमः। तत्र भवतां तत्र भवतीनां सर्वेषां हार्दम् अभिनंदनानि समर्प्य, it's a great pleasure to be a part of this unique forum wherein we believe that we are all ever young. So because Sanskrit is the one which makes us always stay young and ever cherishing this unique creation of God. Now it's my pleasure that with what great idea my beloved friend Dr. Bipin Kumar Jhaji has started this great initiative. It is his audaryam to say that I am the one who initiated with him. It is he and Dr. Deepika, Dr. Sagarika and Dr. Sarita, etc. and all other great Sanskrit scholars who are gathered here have started this. And it was my pleasure to be a part of this while initiating this. And it was a great, our main intention was not just, I mean, the ones who are already the great professors or the vice chancellors or the ones who are who have believed to have done a great to the Society of Sanskrit, again and again trying to provide them the platform, who are already seated in a very great position. There is no meaning in that. Instead, people who are really having the intention of working for the establishment and prosperity as well to take forward this Sanskrit as a language as well as a literature. Because nowadays we have many organizations in the name of Sanskrit trying to propagate Sanskrit language, but not its literature. It's very unfortunate. And there are some people who want to promote Sanskrit literature, but in their local languages. That is equally useless. So Sanskrit is such an ancient language, but everlasting language also. Therefore, इसी उद्देश्य से हमने संस्कृत का ये जो संबद्ध ये अंतर्वीक्षा कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया था। तो आज तक बहुत सारे युवा विद्वानों का और विदुषियों का
सम्मेलन इस प्लेटफॉर्म पर हुआ है और आज भी चल रहा है। आज का जो युवा अतिथि है मिस नीति, उनका भी स्वागत करते हुए मैं बहुत बहुत आभार हूँ डॉक्टर विपिन कुमार झा जी को, जो अपने बहुत सारे काम रहते हुए भी, और डॉक्टर दीपिका जी और डॉक्टर सागरिका जिनका प्रार्थना के बिना, और सरिता जी जिनका ये दायित्व के बिना ऐसे कार्यक्रम हम चला ही नहीं पाते। तो therefore it's a great pleasure and I am on this platform not to organize this but to learn from each and every young Sanskrit scholar, which I would like to remain as a lover and learner of Sanskrit throughout my life. Thank you very much for providing me an opportunity on this platform. Not taking much of time, over to Dr. Bipin Kumar Jha ji. सादरम अभिनंदनानि सर्वेभ्यो महद्भ्यो तत्र भवद्भ्यः इति अहं कथयितुम् इच्छामि। नमामि नमामि। हरये नमः। वस्तुतस्तु क्षम्यताम्, अहमत्र कॉन्फिडेंशियल वर्क कृते बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी मध्ये अत्र आगतवान् अस्मि। तथापि तन्मध्ये इदानीं मार्गे कार् मध्ये आसम्, किन्तु तं चालकम् उक्तवान् कृपया अत्रैव स्थापयतु, किञ्चित् वक्तव्यमस्ति, द्रष्टव्यमस्ति, श्रोतव्यम् अस्ति इति। यतोहि येन श्रुतेन सर्वं ये श्रुतं भवति, येन अश्रुतेन श्रुतमपि अश्रुतं भवति। अतः एतत् श्रवणम् आवश्यकम् इति मत्वा अहमत्र स्वात्मानं अत्र प्रत्यर्पयामि। नमामि, धन्योऽस्मि। हरये नमः। धन्यवाद महोदय। भवताम् अनुग्रहः एव एतत् वर्तते यत् निरन्तरं यदा कदाचिदपि आह्वानं भवति भवान् साक्षात् तत्र प्रकटीभूत्वा साक्षात् विष्णु इव अवतरति इति अस्मिन् मोदाय वर्तते। प्रणमामि। अस्तु। सभी को मेरा नमस्कार और सर्वप्रथम संस्कृतांतर वीक्षा की जिज्ञासा प्रश्न स्थली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और सर्वप्रथम मैं यहाँ पर मुख्य जो संस्थापक के रूप में डॉक्टर विपिन कुमार झा महोदय जी का अभिनंदन करना चाहती हूँ, जिन्होंने हम सभी को एक वृक्ष की शाखाओं के रूप में, एक वृक्ष रूप में हम सब शाखा हैं और जोड़ रखा है हम सभी को, और हम सभी को प्रेरित करते रहते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं। निरंतर मार्गदर्शन सर का हम सभी को प्राप्त होता रहता है और उनका आपका भी यहाँ पर बहुत बहुत अपने ही घर परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है महोदय जी। और त्रिपुरा विश्वविद्यालय के विशेष कार्याधिकारी तथा सह प्राध्यापक के रूप में डॉक्टर सुमन के.एस. आचार्य महोदय जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ, जो कि हमारी संस्कृतांतर वीक्षा जो जिज्ञासा प्रश्न स्थली है उसमें मुख्य मार्गदर्शक के रूप में भी है। आपका भी हमें आशीर्वचन महोदय जी प्राप्त हुआ, उसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। आपका कार्य हमारी कार्यक्रम में, अपनी कार्यक्रम में स्वागत है। और आज की मुख्य अतिथि के रूप में नीति तोमर जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करना चाहूंगी, जो कि जब हम बात करते हैं संस्कृतांतर वीक्षा जिज्ञासा प्रश्न स्थली की ये जो द्वितीय श्रृंखला चल रही है, उसमें युवा पीढ़ी की जब हम बात करते हैं तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ उसमें आप पहली स्कॉलर हैं जो आज यहाँ पर हम सभी के समक्ष उपस्थित हैं। और आपका भी हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। और कार्यक्रम के अन्य सदस्यों में डॉक्टर सरिता जी, जो कि निर्देशिका के रूप में वहाँ पर यहाँ हमारे परिवार में है, डॉक्टर सागरिका जी, डॉक्टर पुष्पराज जी, राहुल जी, डॉक्टर पी गौरी जी, श्रीमती सलजा ठाकुर जी और मनीष जी, और भी अन्य परिवार के जो सदस्य हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है।
इसके ही साथ में संक्षेप में आज के अतिथि का मैं परिचय देते हुए, नीति तोमर, जो कि युवा पीढ़ी को अपने योग से उन्होंने जोड़े रखा हुआ है। हम सभी को योग सिखा रही हैं, स्वस्थ बना रही हैं, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की भी स्कीम है स्वस्थ भारत। तो नीति जी का जो शिक्षा दीक्षा की बात करें तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि से बीएससी इन योग में योगा किया हुआ है और उसके बाद एमएससी योग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। वर्तमान में आप अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल में रिसर्च स्कॉलर हैं और इसके साथ ही आप हजारों युवाओं को ऑनलाइन, ऑफलाइन के माध्यम से योग का प्रशिक्षण दे रही हैं, योग थेरेपी को सिखा रही हैं और साथ ही साथ अनेक सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए समाज में भारतीय संस्कृति और संस्कृत के प्रचार-प्रसार के विविध कार्यक्रमों में आप संलग्न रहकर हमारी पीढ़ी को एक नई दिशा दे रही हैं। और साथ ही साथ एक संदेश भी दे रही है कि हमारी पीढ़ी केवल सीखने वाली नहीं है, हम सिखाने वालों में से भी हैं। तो इसके लिए आप हम जो आपसे भी छोटे हैं, आपका अनुकरण कर रहे हैं, उनको भी आप शिक्षा-दीक्षा दे रही हैं और आप निरंतर ऐसे ही शिक्षा-दीक्षा देकर आगे भावी योग शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हों, ऐसी हमारी सभी की शुभकामनाएँ आपके साथ हैं और एक बार पुनः सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीपिका जी। और इसी के साथ प्रश्न श्रृंखला भी अभी आगे बढ़ते हुए हम सब उपस्थित हुए हैं। आज विशेष रूप से मैं यहाँ पर उत्फुल्लित हूँ, प्रेरित भी हूँ, क्योंकि हमारे बीच मुख्य मार्गदर्शक के रूप में हमारे परम आराध्य पूरन पूजनीय गुरुजी भी है, डॉक्टर सुमन के.एस. महोदय जी भी है। आपको हम हार्दिक साधुवाद के साथ प्रणाम करते हैं और साथ ही जो संस्थापक के रूप में गुरुजन है, तो गुरुजी को भी हम सादर प्रणाम यहाँ पर अर्पण करते हैं। इसके साथ जो मुख्य संयोजिका के रूप में डॉक्टर दीपिका दीक्षित जी है और निर्देशिका के रूप में जो मार्गदर्शन करते हैं डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव जी, साथ ही हमारे जितने सारे पदस्थगण हैं सभी को प्रणाम वंदन करते हुए और विशेष रूप से आज के जो मुख्य अतिथि है, मुख्य अतिथि को हम सादर स्वागत करते हैं और इसी के साथ मेरा प्रश्न श्रृंखला में प्रश्न जो है प्रथम प्रश्न उसको उपस्थापन में करने जा रही हूँ। तो मेरा जो प्रश्न है यह प्रश्न है, महोदया जी, योग को घर घर प्रयोग में लाने हेतु क्या आपकी कोई विशेष अग्रिम परिकल्पना है? यदि है तो कृपया हमसे साझा करें। नमस्ते। प्रणाम आप सभी को। और मैं बहुत ब्लिसफुल फील कर रही हूँ कि मुझे ये अवसर मिला है। मैं आभार प्रकट करना करती हूँ। प्रश्न को लेके मैं कहूँगी कि योग घर घर नहीं, घर के हर एक सदस्य के लिए बहुत जरूरी है। जैसे घर में बच्चे होते हैं, जवान लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, सबकी अपनी समस्याएं है। हालांकि समस्याओं का समाधान करना तो योग का उद्देश्य नहीं है, ये तो एक साधना का मार्ग है। लेकिन हमारी टारगेटेड पॉपुलेशन होती है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़े लोग हो, है ना। उन सबको उनकी समस्याओं से मुक्त करने के लिए हम ऐसे एजुकेशन में कहीं भी मौका मिलता है, कैंप्स के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू, इस तरीके से लोगों को सिर्फ प्रेरित ही नहीं करते, उनको योग का अभ्यास भी करवाते हैं। क्योंकि सिर्फ प्रेरित करना मुझे नहीं लगता पर्याप्त होगा। उनको योग का अभ्यास करवा के, उनको वो जो टेस्ट है योग का एक बार वो दे के, फिर वो उनके ऊपर डिपेंड करता है करे या ना करे। लेकिन ये करवाने वाले के ऊपर भी बड़ा डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से, कितने सार्थक रूप से उसको करवा रहे हैं। दूसरी बात, क्योंकि आज का जो समाज है इसको देखकर लगता है कि जैसे आदमी अपनी जड़ों से जुड़ा रहना नहीं चाहता है। क्योंकि जीवन का उद्देश्य तो कहीं बताया गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तक पहुंचना है। लोग सिर्फ कहाँ उलझे हुए हैं, काम में उलझे हुए हैं। लेकिन उनको वहां से हटा के और उनको एक सही दिशा, सही मार्ग दिखा के, है ना, अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, उनको अभ्यास करवाते हैं। एजुकेशन सिस्टम में बड़े मुझे चांसेस मिलते हैं, क्योंकि अभी मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ
और कई सारी संस्थाओं में इधर उधर जाना होता है, तो प्राइमरी स्कूल है, कुछ प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है ना, कहीं सोसाइटी की गैदरिंग होती है, तो मैं कहीं भी मौका नहीं छोड़ती हूँ कि मुझे मतलब अवसर मिला है। मैं बड़ी मौका परस्त हो जाती हूँ जब ऐसी कोई बात आती है। तो योग का अभ्यास बच्चे को, जवान को, बूढ़े को, भले वो थेरेपी के रूप में दिया जाए या फिर सिर्फ एक अभ्यास किया जाए। और मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे कहने से 1 घंटा बैठे, क्योंकि आजकल की बड़ा फास्ट जमाना है। आप 3-4 अभ्यास उनको बता दीजिए जो कम समय में और उनके लिए बड़े अच्छे हो सकते हैं, है ना। उनको वो टेस्ट देना बड़ा जरूरी है। इसीलिए हमारा प्रयास रहता है वो किसी भी माध्यम से हो। बड़े सारे कैंप्स में अटेंड करती हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे बड़े चांसेस मिलते हैं कैंप्स को अटेंड करने के। तो वहां पे यूथ मुझे मिलता है, और जब मुझे यूथ को डिलीवर करने का मौका मिलता है तो मतलब मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, इवन अपने साथ साथ। और योग हर किसी के लिए है भी नहीं, क्योंकि योग में आते हुए भी बड़े लोग योग से अछूते रह जाते हैं। लेकिन हमारा काम है वो अछूते रहते हुए भी कैसे उनको उसमें डाला जाए, कैसे उनको संलग्न किया जाए। तो ये हमारा प्रयास रहता है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद महोदया जी। कहा भी जाता है कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, क्योंकि शरीर ना रहे तो हम कैसे धर्म साधन कर सकते हैं। तो इसलिए शरीर के लिए और मनोबल के लिए हो, आंतरिक, आभ्यंतरिक और बाह्यिक के दोनों ही स्वस्थ रूप से हम लोगों का जीवन प्रतिपन्न हो। तो इसके लिए आप जो इस तरह से एक महान कार्य में संलग्न हैं और आपका अध्ययन भी योग से जुड़ा हुआ है, इससे प्रतीत होता है कि आप सत्य ही भारतवर्ष को पुनः विश्व गुरु के स्थान पर उत्तीर्ण करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, और इसके लिए हम भी साधुवाद करते हैं। बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर अपना जो मेरा प्रश्न था उसका उपशमन किया, इसके लिए आपको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। नमस्ते। नीति जी, प्रश्न उपस्थापन की श्रृंखला में मेरा भी एक आपसे जिज्ञासा है कि योग में हम प्रायः देखते हैं कि ये जो प्रायोगिक पक्ष है, उसके साथ-साथ विषय अध्ययन की जो अनिवार्यता है, वो कितनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्रायः हम प्रायोगिक पक्ष तो करते हुए दिखते हैं कई प्लेटफ़ॉर्म पर, पर उसके साथ-साथ उसका जो एक विषय अध्ययन है, उसकी गूढ़ता जानना क्यों महत्वपूर्ण है? आज के समाज में देखा जाए तो योग को बड़ा प्रमोशन मिल रहा है, और कुछ तथाकथित लोगों ने इसको इतना गुमराह कर दिया है ना। क्योंकि शरीर सिर्फ हमारा अन्नमय कोश जहां होता है, सिर्फ उसके ऊपर काम किया जाता है। योग को जिम्नास्ट बना दिया। जिम्नास्ट तो पहले भी थे। योग अगर प्रचलन बड़ा है तो उसके लिए कार्य क्या किए जाए। हम योग में पंच कोशों की बात करते हैं, और अभी के समय में सिर्फ अन्नमय कोश को टारगेट करके ही योग सिखाया जा रहा है। जबकि योग में तो यम भी है, पर्सनल इथिक्स है, सोशल इथिक्स है, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है। एक पूरा रास्ता बता दिया, पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया कैसे आपने आगे बढ़ते हुए जाना है। तो क्योंकि आज के टाइम में मॉरल वैल्यूज बहुत डाउन हो गई है। लोग कहते हैं कि स्कूलों में मॉरल वैल्यूज सिखाई जानी चाहिए। मैं स्कूलों का बात इसलिए बार बार कर रही हूँ क्योंकि वो हमारा फाउंडेशन है नेशन का, है ना। वो भावी पीढ़ी है जो आगे ले जाने वाली है समाज को। यूथ है, हमारे बच्चे हैं। इसमें मॉरल वैल्यूज की तो लोग बात करते हैं कि थोड़ा मॉरल वैल्यूज डाला जाए एजुकेशन में, लेकिन आपने योग चलाना शुरू कर दिया है। बड़े सारे सेंटर्स में, बड़े सारे इंस्टीट्यूशंस में आजकल योग आ गया है, लेकिन वो सिर्फ फिजिकल बॉडी तक रह गया है। और उनको सिखाने वाले भी, ताज्जुब की बात यह है कि पीटीआई होते हैं। जो उनके स्कूल में पीटीआई होते हैं, सिर्फ उनको बोल दिया जाता है। लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हालांकि इसके जो एक थ्योरेटिकल पक्ष है, जो इसका पीछे का प्रिंसिपल है, वो सिखाया जाना बड़ा जरूरी है। क्योंकि योग करते जाएंगे, आप अपने शरीर को साध रहे हैं, लेकिन योग का वास्तविक अर्थ ही ये होता है जोड़ना। जुड़े किससे? अपने मन से, अपने प्राण से। अपने इनर बुक को थोड़ा एक्सप्लोर करें, आउटर वर्ल्ड से थोड़ा हटके इनर चीजों को थोड़ा एक्सप्लोर करें। पर्सनल यम के द्वारा, नियम के द्वारा पर्सनल इथिक्स को डेवलप करें, सोशल इथिक्स को डेवलप करें।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इन चीजों के ऊपर ध्यान देना। इवन आसन बाद में होने चाहिए, पहले ये मोरल वैल्यूज डेवलप करनी चाहिए जो हमारे यम और नियम के माध्यम से बताए गए हैं। और यम नियम तो आधार ही है, शुरुआत ही यहाँ से होती है। योगी तो कैसे आसनों पे पहुंच गए, पहले तो आपको यम की बात करनी चाहिए थी, पहले तो नियम की बात करनी चाहिए थी, आप तो सीधा आसनों पे पहुंच गए, शरीर को साधने का काम करने लगे, है ना। तो ये अंदर से शुरू होती है, मन से शुरू होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके थ्योरेटिकल पक्ष के ऊपर भी बड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए। आपने सत्य ही कहा नीति जी। क्योंकि जब हम योग की बात करते हैं तो हम आसन के माध्यम से समाधि तक जाना चाहते हैं, बीच के स्टेप को अपनाना नहीं चाहते। तो यम नियम आसन जो है, ध्यान धारणा समाधि, स्टेप बाय स्टेप जब हम चलेंगे तभी शायद सफलता मिल सकती है। और किसी भी पक्ष को करने से पहले यदि हम उसकी थ्योरी को, उसके मूल सिद्धांतों को जानते रहेंगे तो वह हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक होगा और उसका ज्ञानवर्धन भी होगा। और आपके इस ज्ञानवर्धन के लिए सच में एक पंक्ति मुझे याद आ गई है कि गुणः पूजा स्थानम गुणेषु नाचा लिंगम नाचा वया। इस उक्ति को आपने स्वयं वास्तव में चरितार्थ किया हुआ है। इसके लिए आप बहुत-बहुत साधुवाद की पात्र हैं और इतने अच्छे से आपने प्रशमन किया प्रश्न का। बहुत-बहुत आभार। इसी क्रम में आज यहाँ पर श्रीमती सरिता ठाकुर जी नहीं है। उनका एक जिज्ञासा थी कि आज के समय में जो थेरेपी है उसकी प्रासंगिकता कितनी है, वे जानना चाहती थी इस विषय में। कृपया साझा कीजिए हम सभी से। आज के समय में देखा जाए तो हम बहुत ही कम लोग हैं जिनको स्वस्थ बोल सकते हैं। और गांव के लोग, मैं क्योंकि खुद एक गांव से हूं, पहले शहरों में रोग होते थे, अब गांव में ऐसे ऐसे रोग होते हैं जो समझ ही नहीं आते, जिनका कभी हमने नाम ही नहीं सुना थेरेपी में होते हुए भी, है ना। तो आज के टाइम में अगर प्रिवेलेंस देखें डिजीजेस की तो कोई स्वस्थ नहीं है। हर घर में 10 लोग हैं तो आपको कम से कम 6 या 7 रोगी मिल जाएंगे जिनको कुछ ना कुछ इश्यू होगा। और क्योंकि आज के टाइम में जो थेरेपी अभी ट्रेंड में है वो कन्वेंशनल मेडिसिन है, एलोपैथी है। और एलोपैथी कैसे काम करती है कि आपको, मैं निष्पक्ष बात कर रही हूं, मैं किसी का विरोध करने की बात नहीं करूंगी। एलोपैथी का बिल्कुल सिद्धांत यही है कि आप एलोपैथी देते हैं, वो उसके कुछ अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, हालांकि वो तो खुद सिम्टम्स के ऊपर काम करती है ना। उसके खुद अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, फिर उन साइड इफेक्ट्स को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए दूसरी टैबलेट दे दी जाती है, लेकिन वो भी तो सिम्टम्स के ऊपर काम करती है और उसके भी तो साइड इफेक्ट्स होते हैं, है ना। इसलिए योग थेरेपी, क्योंकि ये तो एक नेचुरल तरीका है बिल्कुल अपने आप को हील करने का, इसमें सिर्फ आप आसन ना कीजिए, आप प्राणायाम ना कीजिए, मैनिफेस्टेशन बड़ी चीज होती है। आंखें बंद करके भी आप बैठ जाएंगे, अपनी इनर सेल्फ को सुनना भी शुरू कर देंगे, तो भी आप बहुत हद तक, बहुत सूक्ष्म स्तर पर अपने आप को हील कर सकते हैं। अभी कोविड के टाइम पे सबने देखा, हालांकि एक कथा मैं उसको बोलूंगी प्रचलन में आई कि इम्यूनिटी वाले, जिनकी इम्यूनिटी नहीं थी, वो कोविड में चले गए। और कोविड के टाइम पे लोगों का भरोसा भी उठा है एलोपैथी से, ऐसी बात नहीं है ना। कोविड के टाइम पे सबने देख लिया है। कोविड के टाइम पे मैंने कोई वैक्सीन नहीं ली है, मैंने अपने आप को एक जगह पे नहीं रखा है, मैं हजारों लोगों की भीड़ में रहते हुए भी और स्वस्थ हूं। अब क्योंकि योग थेरेपी इम्यूनिटी के ऊपर काम करती है, वो इतने सूक्ष्म स्तर के ऊपर काम करती है कि आपको शारीरिक ही नहीं मेंटल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जो बहुत जरूरी है। क्योंकि हम आदि और व्याधि की बात करते हैं, कई सारे लोग कोविड उनको अफेक्ट भी नहीं किया, स्ट्रेस आया, आधी आई और व्याधि वो हमारे शरीर में झलकने लगी, या फिर कुछ व्याधि हुई और उसने आदि को जन्म दे दिया। तो योग थेरेपी एक बिल्कुल सिस्टमेटिक थेरेपी है जो हमारे अन्नमय कोश से लेकर प्राणमय कोश से होते हुए, मनोमय कोश से होते हुए हमें बिल्कुल स्वस्थ बनाने का काम करती है। ये एक बिल्कुल नेचुरल थेरेपी है, आदमी खुद अपने आप को हील करने का काम करता है, कॉस्ट इफेक्टिव है ना। अभी मेरे साथ हजारों लोग योग करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैंने सिर्फ बच्चों को चुना है, मैंने सिर्फ यूथ को चुना है,
कई ऐसे लोग मेरे पास आए हैं क्योंकि मैं डिजर्टेशन या कुछ भी ऐसे वेलनेस सेंटर में कहीं भी सेवा भाव से पहुंच जाती हूँ, जहां भी मुझे मौका लगे कि हाँ मैं यहाँ करवा सकती हूँ, जहां भी मुझे स्पेस दिखा जरा सा भी, तो मैं पहुंच जाती हूँ। वहां पे कई लोग मेरे से जुड़े जिनकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स थी, शारीरिक प्रॉब्लम, कुछ मेंटल प्रॉब्लम, जिनको सिर्फ डायरेक्ट ऑपरेशन करवाना था, वो सिर्फ योग के माध्यम से सही हो गए और उनको खुद भी पता नहीं चला कि वो कैसे स्वस्थ हो गए ना। उन्होंने मुझे बीमारी एक बताई और उनकी बीमारी दूसरी ठीक हो गई जो उन्होंने मुझे बताई भी नहीं थी। तो इतनी इफेक्टिव थेरेपी है और हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाने का, स्वस्थ बनाने का काम करती है योग थेरेपी। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं कि हम इस तरीके से अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। बिल्कुल सत्य है। और एलोपैथी में साइड इफेक्ट तो है ही और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो और मुझे लगता है जहाँ तक कि जो श्रीमती सैलजा ठाकुर जी का प्रश्न था, उनके इस प्रश्न का उपशमन हो गया होगा। और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से नीति जी बताया है कि योग थेरेपी के द्वारा हम अपने शारीरिक, मानसिक मतलब दोनों ही प्रकार के जो विकार हैं उनको किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। इसके लिए बहुत-बहुत आभार आपका पुनः। नमो नमः नीति जी, आपका स्वागत है। मेरी एक जिज्ञासा है योग के संदर्भ में। योग और जिम में वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आप क्या विशेष अंतर देख रही हैं? जी, इसके पहले मैं आपको एक फैक्ट बता देती हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है और पिछले 6 महीनों में एक पर्टिकुलर रीजन की मैं बात करती हूँ। गुजरात में 1052 लोगों की डेथ हुई है और 1052 लोगों में से 80% वो लोग थे जिनकी उम्र 11 से लेकर और 25 साल तक थी। लोग जिम में, अभी मेरे पास एक वीडियो आई स्क्रॉल करते हुए, आज ही स्क्रॉल करते हुए एक वीडियो आई, जिम करते करते ही हार्ट अटैक आ गया। लोग जिम आजकल ज्यादातर क्या प्रेफर करते हैं, थोड़ा सा बॉडी मस्कुलर हो जाए, थोड़ी सी हमारी मसल टोन हो जाए, लेकिन उनका आहार क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है कि वो जाके जिम करने लगे। दूसरा, जिम हमारी सिर्फ फिजिकल बॉडी के ऊपर काम करता है, ये हमारी बॉडी को थोड़ा मस्कुलर बना सकता है। और जिम करने के बाद बड़ा सारा प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए वो मांस का भी सेवन करते हैं, वो अंडों का भी सेवन करते हैं और उसके बाद उनकी बॉडी पूरी लिथर्जिक रहती है। आप खुद देखेंगे जिम करने वालों को बड़ी थकान होती है, बड़ी आराम की जरूरत होती है। वो एक ही बात करते हैं, डाइट अच्छी लो, प्रोटीन युक्त डाइट लो, जिम करो और आराम करो। इसके अलावा हमारे योग में हम इनर, जैसे मैंने पहले बताया कि इनर बुक को, इनर सेल्फ को हम एक्सप्लोर करने की बात करते हैं, हम नाड़ियों की बात करते हैं, हम चक्रों की बात करते हैं, हम पंचकोशों की बात करते हैं। और योग करने से तेज बढ़ता है। हम जिम करने वाले की शरीर को देखकर हम बोल सकते हैं कि ये जिम कर रहा है। उसके चेहरे पर, जो हमारा चेहरा है, वो भाव झलकता है हमारे चेहरे से। हमारे इनर बॉडी कैसी है, कैसा हम महसूस कर रहे हैं, वो हमारे चेहरे के ऊपर झलक जाता है। योग करने वाले के चेहरे को देखे और जिम करने वाले के चेहरे को देखे, योग करने वाले के चेहरे पर एक अलग ही ओज होगा, तेज होगा और हम कह सकते हैं उसको वास्तव में कि वो स्वस्थ है। इसलिए जिम करना केवल जिम स्वास्थ्य को देता नहीं है। और जिम करने वाले से अगर हम पूछे कि क्या वो खुश है, पता नहीं उसका जवाब क्या होगा। शायद हाइपोथेसिस मैं क्रिएट करती हूँ कि 50-50% चांसेस हो गए, लेकिन योग करने वाले से आप पूछेंगे तो वो पूरी तरीके से, वो फिजिकल लेवल हो, उसका मेंटल लेवल हो, सोशल लेवल हो, इमोशनल लेवल हो, उसकी इंटेलिजेंस हो, हर चीज उसकी रिफाइन होती है। आहार को हम जोड़ते हैं योग के अभ्यास के साथ, सात्विक आहार की बात करते हैं और आहार का तो सीधा सीधा असर हमारे मन के ऊपर पड़ता है, क्योंकि आहार के सूक्ष्म भाग से हमारे मन का निर्माण होता है ना। पूरा हमारा शरीर सप्त धातुएं आहार से बनी हुई है। तो इसलिए जैसा आहार होगा, जैसे हमारे क्रियाकलाप हो गए, वैसे ही हम बन जाएंगे। कहते हैं ना, जैसे हम सोचते हैं, जैसा हम खाते हैं, वैसे बन जाते हैं। तो जिम शायद उतना काम नहीं करता है, लेकिन योग अपना पूरा काम करता है। जी, आपका बहुत अच्छा रहा इसमें
क्योंकि वर्तमान में जिम की तरफ भी बहुत युवा उस तरह मार्ग चल रहे हैं, उस मार्ग पे कि और अपने आहार और विहार दोनों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसके बाद अनेक बीमारियां भी उनके साथ में आ रही हैं। इसी संदर्भ में मेरा एक द्वितीय जिज्ञासा ये है कि जिम प्रिय व्यक्ति को योग की तरफ हम प्रेरित कैसे करें? जी। कैसे प्रेरित किया जा सकता है किसी की मानसिकता को? हाँ, सबसे पहले तो उसका महत्व बताकर, और सिर्फ महत्व बताकर ही काफी नहीं होगा। हालांकि महत्व बताकर ही हम उसका मनोधार तैयार कर सकते हैं, उसका मन तैयार कर सकते हैं योग करवाने के लिए। उसके अलावा जिम करने वाले खुद स्ट्रेचिंग करते हैं कि उनकी मसल्स रिलैक्स हो जाए, जो सोरनेस आई है वो कम हो जाए। तो योग आसनों से हमारी बॉडी की स्ट्रेचिंग ही होती है। और क्योंकि हम योग की जब बात करते हैं तो योग करने से 5 प्राणों की हम बात करते हैं। शरीर में 5 प्राण अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। और जब जिम करने के बाद मसल सोर हो जाती है और हम आसनों का अभ्यास करेंगे तो वो खुद पाएंगे, क्योंकि मैंने भी जिम किया है, इसलिए मैं बता रही हूँ। पहले मुझे बहुत पुराना कोई मेरा नाता नहीं है योग से, लेकिन जब से मैं योग में आई हूँ मैंने जिम नहीं किया है। एक जो मसल की सोरनेस होती है, क्योंकि वहां ब्लड की सप्लाई बढ़ती है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है, न्यूट्रिशन की सप्लाई बढ़ती है, स्टिफनेस खत्म होती है, वो सोरनेस खत्म होती है ना। इसीलिए मैं जिसको योग का यह भी नहीं पता था पहले, और वो जिम जाम छोड़ के और योग में आ गई हूँ, है ना। तो एक मेरा खुद एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद एक उदाहरण स्वरूप आपके सामने हूँ इस चीज को लेकर के। दूसरा, जिम करते टाइम सांसों का नियमन हम नहीं रखते हैं, लेकिन योग का अभ्यास करते हुए हम सांसों का नियमन रखते हैं। अगर वही उनकी जिम की एक्सरसाइज सांसों के साथ करवा दी जाए तो वो भी एक योग की एक विधि बन जाएगी, योग की अपनी एक प्रैक्टिस बन जाएगी, अगर हम श्वासों के साथ उसको जोड़ के करवा रहे होते हैं। दूसरा, जब हम योग करवाएंगे, जिम जाने वाले व्यक्ति को जब हम योग करवाएंगे तो उनका डोपामिन लेवल, उनका सेरोटोनिन लेवल इतना बढ़ जाएगा, क्योंकि जिम करने के बाद बड़ा लिथर्जिक और थोड़ा स्ट्रेसफुल फील होता है। आपने खुद सुना होगा कि कई जिम करने वाले लोगों को हार्ट अटैक आ गया है। सबसे ज्यादा उनको यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जिम जाने से हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। लेकिन योग जब हम जिम करने के बाद में करते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, यानी हमारे हैप्पी हार्मोन्स बूस्ट हो जाते हैं। तो हमें काम बनाता है, पीसफुल बनाता है। यही सारी क्रियाओं का महत्व बताकर और क्रियाएं करवाकर हम उनका इंटरेस्ट आसानी से बढ़ा सकते हैं, योग की तरफ उनका रुझान बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीति जी आपका। महोदय जी, नमो नमः। इस जिज्ञासा श्रृंखला की क्रम में मेरा भी एक प्रश्न है आपसे कि योगाभ्यास प्रत्यक्ष रूप से जितना फलीभूत होता है, क्या ऑनलाइन उतना हो पाता है? क्योंकि आजकल फोन, लैपटॉप इन सब से भी लोगों को शारीरिक समस्या होती है। तो आप क्या यह व्यवस्था उचित समझते हैं? हाँ, ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हम योग को कराए और ऑनलाइन माध्यम से हम योग को कराए, दोनों के ड्रॉबैक्स भी है और दोनों के बेनिफिट्स भी है। लेकिन हम क्योंकि योग में अपने आप ही अभ्यास और वैराग्य की बात करते हैं, तो कहाँ फिर वो फोन से अटैच रह जाएंगे, क्या उनको फोन नुकसान देगा, है ना। जब हम ऑनलाइन माध्यम से योग कराते हैं तो उसको कहीं भी हम करवा सकते हैं, कभी भी हम करवा सकते हैं। समय की ऐसी बाउंडेशन नहीं होती, स्पेस की ऐसी बाउंडेशन नहीं होती है। आदमी कहीं ट्रैवल करके अगर गया हुआ है तो प्रत्यक्ष रूप से अगर हम क्लास उसको देते हैं वो नहीं ज्वाइन कर पाएगा, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से ये बड़ा फायदा है। दूसरा, अगर हम प्रत्यक्ष योग कराएं और ऑनलाइन योग कराएं, इसमें दोनों में से आपने पूछा कि कौन सा ज्यादा बेहतर रहेगा, ये करवाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी इफिशियंसी कितनी है, वो कितना जुड़ के योग करवा रहा है। कई लोग प्रत्यक्ष रूप से भी नहीं जुड़ पाते, प्रत्यक्ष रूप से योग करवाते हुए भी वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं
जबकि ऑनलाइन माध्यम से भी वहां तक पहुंचा जा सकता है ना। तो ये योगा टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको कितना जोड़ते हैं, कैसे उनको जोड़े रखते हैं, कैसे उनको अभ्यास करवाते हैं, क्या चीज आपको पता हो। इवन योगा टीचर को पता होना चाहिए कि सामने वाले की ये कमी है, यहाँ कमी आ सकती है, या फिर ऐसी कोई भी इशू हो सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही वो ऑनलाइन सेशन करवाता है। मैं अपने ज्यादातर सेशंस, क्योंकि इधर उधर ट्रैवल हो गया, अब क्योंकि पीएचडी स्कॉलर भी हूँ, तो बड़े सारे लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़ के योग करते हैं, बड़े सारे लोग। और फिर ये भी नहीं है सिर्फ योग करते हैं, मैं उनके रिव्यूज सुनती हूँ ना, मतलब एक आनंद से भर जाती हूँ मैं जब उनके रिव्यू सुनती हूँ। क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से आप योग करवाकर अगर किसी के दुख हर रहे हो, हरने वाला तो खैर वो ईश्वर है, लेकिन फिर भी आप ये विद्या दे रहे हो, तो मैं इसलिए अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ, है ना। ऑनलाइन करवाना वैसे ही मैंने जैसे पहले बताया, अभ्यास और वैराग्य की बात करते हैं, तो कहाँ फिर इन मटेरियलिस्टिक चीजों से लोग जुड़ के रह जाएंगे और क्या ही चीजें उनको नुकसान दे जाएगी। जी धन्यवाद महोदय जी। नमस्कार। नमस्कार भाई, आज की अंतिम स्टेप है हमारे धन्यवाद का कार्यक्रम, तो उसके लिए उपस्थित हैं आप सबको मेरे आदरपूर्वक नमस्कार है। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं सुश्री नीति तोमर जी, जो अपने आकर्षक व्यक्तित्व द्वारा अपनी नवीन और कुछ अनोखे विचारधारा साझा किया है। यह हमारे लिए प्रेरणादायक है। आपको हमारे परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से धन्यवाद समर्पित करती हूँ मैडम। हम सबको उत्साह देने वाले हैं, हम सबको एकत्रित करने वाले और हमारे परिवार के मूल आधार स्तंभ हैं आदरणीय डॉक्टर विपिन कुमार झा जी। उनको भी हम सब की तरफ से धन्यवाद देती हूँ। हमारे इस परिवार की मार्गदर्शिका है डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव जी, और मुख्य संयोजिका जी हैं डॉक्टर दीपिका दीक्षित जी। उनको सभी की तरफ से धन्यवाद देती हूँ। हमारे इस परिवार के विविध प्रांतों से एकत्रित हुए संयोजक वर्ग के सुश्री नागसागरिका भट्टाचार्य जी, श्री पुष्पराज शर्मा जी, श्रीमती शैलजा ठाकुर जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। तकनीकी या संयोजना कार्य को सक्षम रूप से संभालने वाले हैं श्री राहुल कश्यप जी और मनीष कुमार मिश्रा जी। इन दोनों को भी मैं अपनी तरफ धन्यवाद देती हूँ। इस कार्यक्रम के द्वारा जुड़ने वाले सभी को विशेष धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ। श्री कृष्णार्पण। आपको अब अंतिम पड़ाव है शांति मंत्र का, तो सभी जुट जाए, सभी सदस्य। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।